इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है। बीएसपी ने 3 और प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें अमेठी से नन्हे सिंह चौहान बीएसपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं प्रतापगढ़ से प्रथमेश मिश्रा बीएसपी प्रत्याशी बनाए गए हैं, जबकि झांसी से रवि प्रकाश कुशवाहा बीएसपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। बीएसपी ने अपना प्रत्याशी पहले बदला है। इसके पहले रवि प्रकाश मौर्य को अमेठी से टिकट मिला था। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर हम आपको दे रहे हैं। बसपा से जुड़ी हुई बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से अमेठी में एक बार फिर से कैंडिडेट बदल दिया गया है। रवि प्रकाश मौर्य को अमेठी से टिकट दिया गया था, लेकिन अब उनकी जगह टिकट उनका काटकर किसी और को दे दिया गया है। आपको बता दें कि अमेठी में बीएसपी ने अपना प्रत्याशी जो है वो बदल दिया है और पहले रवि प्रकाश मौर्य को अमेठी से टिकट दिया गया था, लेकिन अब उनकी जगह किसी और को टिकट दिया गया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी का नाम अमेठी सीट से बदल दिया है। बीएसपी ने 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया, जिसमें अमेठी के प्रत्याशी को बदलते हुए नन्हे सिंह चौहान को बीएसपी का प्रत्याशी घोषित किया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी अमेठी में प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, बीएसपी की तरफ से अमेठी में एक बार अपने प्रत्याशी को बदल दिया गया है। पहले रवि प्रकाश मौर्य को अमेठी से टिकट मिला था, लेकिन अब नन्हे को अमेठी से बीएसपी की तरफ से कैंडिडेट घोषित किया गया है। इस बड़े उलटफेर की वजह? देखिए, जिस प्रकार से देखा जाए तो बीएसपी ने जो है 3 प्रत्याशियों का जो है ऐलान किया। अमेठी की बात करें तो पहले जो है रवि प्रकाश मौर्य जो यहाँ के प्रत्याशी थे, फिलहाल जो है बीएसपी ने यहाँ से प्रत्याशी बदलकर नन्हे सिंह चौहान को जो है प्रत्याशी बनाया है। अगर अन्य जिले की बात करें तो प्रतापगढ़ से जो है प्रत्याशी बनाया है, प्रथमेश मिश्रा को वहाँ से प्रत्याशी बनाया है। और झांसी की बात करें तो रवि प्रकाश कुशवाहा को जो प्रत्याशी बनाया है। जिस प्रकार से देखा जाए और बीएसपी भी अपना कुनबा मजबूत करने के लगातार जिस प्रकार से देखा जाए जो अमेठी से पहले प्रत्याशी थे रवि प्रकाश के, इनको बदलकर जो है नन्हे सिंह को टिकट दिया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीएसपी भी जो है अपना उत्तर प्रदेश में कुनबा बचाने में लगी हुई देखा जाए तो बीएसपी का कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में काफी दिनों से जो है अच्छा वजूद नहीं देखने को मिल रहा है। देखा जाए इस प्रकार से पहले भी कहने को उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर जो है इनको हार का सामना करना पड़ा, अच्छा प्रदर्शन नहीं दिख रहा था। लेकिन बीएसपी भी जो है इस प्रकार से लोकसभा चुनाव में कहने के कतर छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है और लगातार जिस प्रकार से प्रत्याशियों को लेकर मंथन कर रही है। क्योंकि अमेठी की बात करें तो कहने को उत्तर प्रदेश में ऐसी सीट जो है हॉट सीट बनी हुई और इसके लेकर देखा जाए तो पहले के जो बीएसपी थी पहले प्रत्याशी उसका काफी बदल दिया। लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस सभी प्रत्याशी सामने निकल कर नहीं आया है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी ने कल जिस प्रकार से नामांकन अपना दाखिल किया और उसके बाद आज की बात करें तो आज भी जिस प्रकार से जो बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बदला और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी लगातार इसको लेकर मंथन चल रहा है कि वहां से किसको प्रत्याशी बनाया जाएगा। लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की कहीं ना कहीं अमेठी सीट को लेकर सियासत गरमाती हुई जरूर नजर आ रही है। अमित, बीएसपी के अमेठी में कैंडिडेट उतारने का मतलब क्या नजर आ रहा है? क्या आपको लगता है कि बीएसपी के वोट बैंक है जो बीजेपी और कांग्रेस के अलावा बीएसपी के पास है, या फिर मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय होता नजर आएगा अगर कांग्रेस की तरफ से कोई कैंडिडेट मैदान में उतारा जाएगा? देखिए, जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो पहले जिस प्रकार से बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बदला है, पहले दूसरा प्रत्याशी था, कहने के बीएसपी भी जो है उत्तर प्रदेश में अपना कुनबा बचाने में लगी हुई। अमेठी की अगर हम बात कर लेते हैं तो अमेठी में जिस प्रकार से प्रत्याशी बदला है, क्योंकि इनके जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक किया, बैठक करने के बाद कहीं ना कहीं अच्छे कैंडिडेट की बात कर रहे हैं ताकि जो अमेठी में है कहीं ना कहीं आटे की टक्कर हो सके। लेकिन बीएसपी ने जिस प्रकार से वहां पर प्रत्याशी अपना उतारा, कहीं ना कहीं मुकाबला जो त्रिकोणीय होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। क्योंकि सरकार की स्मृति ईरानी ने जिस प्रकार से 2019 में जो है जीत हासिल किया था, राहुल गांधी को जो है हराया था। लेकिन इस प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय चुनाव जरूर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जनता के बीच में कहने के संशय इस चीज को लेकर बना हुआ है कि कांग्रेस अभी तक प्रत्याशी क्यों नहीं उतार रही, तो इसको लेकर चर्चा जरूर बनी। क्योंकि 3 मई को जिस प्रकार से देखा जाए नामांकन की आखिरी तारीख है और कांग्रेस अभी तक प्रत्याशी नहीं उतार रही है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार चर्चा और सियासत जरूर जमाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी कांग्रेस क्यों वहां से प्रत्याशी नहीं उतार रही, सबसे बड़ा
सवाल है। इस प्रकार से लेकिन बीएसपी अपना प्रत्याशी नया कैंडिडेट लेकर आ रही है, तो कहीं ना कहीं चुनाव जो है कहीं ना कहीं अमेठी का त्रिकोण जरूर होता हुआ नजर आ रहा है। अमित, जिस तरीके से अमेठी में कांग्रेस की तरफ से अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है, आपको क्या लगता है राहुल गांधी को यहाँ पर प्रोजेक्ट किया जाएगा या नहीं, या फिर कांग्रेस इस बात के संशय में है कि अमेठी में कांग्रेस का जो जनाधार है वो कितना मजबूत है, उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से कंफर्मेशन नहीं है? यही वजह है कि अभी तक जो है ये क्लियर नहीं किया गया है कि अमेठी में कांग्रेस की तरफ से कौन लड़ेगा। नहीं, देखिए किस प्रकार से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कांग्रेस की अगर बात कर लेते हैं तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन जिस प्रकार से जो चुनाव में जो है इनको यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था, और जिसके बाद तो कांग्रेस लगातार इस चीज को लेकर मंथन करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर किस प्रत्याशी को उतारा जाए, इसके पहले देखा जाए तो कहीं ना कहीं अन्य प्रत्याशी आने की बात करते रहे, लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए तो राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ने की बात चल रही है। कांग्रेस की पार्टी कार्यालय में इसको लेकर बैठक चल रही है, यहाँ से किसको प्रत्याशी बनाया जाएगा, और जिस प्रकार से अभी तक नाम की घोषणा नहीं हुई। और हम बताएं जिस प्रकार से 3 मई को जो है डेट आखिरी नामांकन की है, लेकिन प्रत्याशी अभी तक नहीं आया। लेकिन सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही कि आज कल में जो यहाँ प्रत्याशी का नाम सामने आ जाएगा। लेकिन जनता की बात करें तो जनता भी चाहती है कि यहाँ की जो है राहुल गांधी यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए, और जनता भी जानना चाहती है कि कौन यहाँ का प्रत्याशी होगा। लेकिन लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस अभी प्रत्याशी इतना नहीं पा रहे, तो जरूर इस चीज को लेकर संशय अभी जनता के बीच में जरूर बना हुआ। अमित, अमेठी में मामला अगर त्रिकोणीय होता है तो इसका फायदा किस पार्टी को ज्यादा होता नजर आता है? क्योंकि जी देखिए, जनता की अगर बात करें तो कहीं की जो मौजूदा सरकार होती कहीं तो उससे नाराजगी जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन जनता की बात करें तो जनता भी ये इंतजार कर रही है कि कांग्रेस उसको प्रत्याशी बनाए, कि माहौल जरूर यहाँ गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो जनता है, जनता की बात किया जाए, जनता के बीच में आप जाएंगे तो जनता से अगर कोई बात करेंगे कि जनता इस बार खुलकर सामने नहीं आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से हम देखें तो उत्तर प्रदेश में जो लोगों का अगर आंकड़े की बात करें, परसेंटेज की बात करें, जिस प्रकार से आंकड़ा जो है वो कहीं न कहीं घटता जा रहा है, परसेंटेज घटता जा रहा है। कहीं न कहीं संशय जरूर बरकरार है कि लोग नाराज इसलिए हैं, क्यों वोट डालने के लिए नहीं जा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं सरकार से यहाँ की बात करें तो बिल्कुल कांग्रेस अभी तक प्रत्याशी नहीं उतार रही है। इसके पीछे की क्या वजह है, किन कारणों से है, क्योंकि खड़गे ने खुद कहा इस सीट पर कहने के वो सरप्राइज देंगे कौन प्रत्याशी यहाँ पर होगा, लेकिन नाम का अभी तक ऐलान नहीं हुआ, तारीख भी नामांकन की आखिरी डेट आने वाली, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी अपना क्यों नहीं उतारे, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अभी देखना होगा कि अमेठी में कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कब जो है प्रत्याशी के नाम के ऐलान जो है वो किए जाएंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश जी पलटू राम है, ये तो बिहार का पूरा बच्चा बच्चा जानता है। अगर ठीक उतना ही बड़ा पलटी मार भाजपा वाले भी है। बीजेपी में आज से कुछ महीने पहले अमित शाह लौरिया में एक रैली में लोगों को संबोधित करते हुए चिल्ला चिल्लाकर कह रहे थे कि बिहार का एक एक आदमी कान खोलकर सुन ले, नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। बेतिया के किसी पत्रकार ने यह सवाल पूछा नहीं था, खुद ही खड़ा होकर चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे कि नीतीश के लिए सारे दरवाजे बंद है। लेकिन मौजूदा समय में मजाक हो रहा है क्या? मजाक ये हो रहा है कि अमित शाह ने दरवाजा तो ठीक बंद किया पर कुंडी लगाना भूल गए, फिर पलटकर नीतीश कुमार के साथ चले गए। बिहार की आज ये दुर्दशा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि 40 सांसदों का लालच केंद्र के नेताओं को है। बिहार की दुर्गति का कारण आज 40 सांसद बन गए। 40 सांसदों के लालच में देश में कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की, ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। नीतीश, भाजपा और आरजेडी ये भी उतने ही बड़े पलटी मार हैं। अब भाजपा को आप देख लीजिए, अभी कुछ ही महीना पहले अमित शाह आकर लौरिया में, हमको लगता है पश्चिम चंपारण में आकर चिल्ला चिल्ला कर बोले कि नीतीश के लिए ए भाई जनता बिहार की सुन लो। किसी ने पूछा नहीं था, बिहार के पत्रकारों ने उनसे पूछा नहीं था, खुदे खड़ा होकर चिल्ला रहे थे, बिहार की जनता सुन लो, नीतीश के लिए सारे दरवाजे भाजपा के बंद हैं। चुनाव के बाद कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। चुनाव के बाद का बात तो छोड़िए, चुनाव से पहले ही अपना उसको वापस ले लिए। ये आपको क्या दिखाता है? तो मजाक में लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार अमित शाह दरवाजा तो ठीक है बंद किए, तो छिटकिनी लगाना भूल गए थे। ये बिहार की दुर्दशा क्यों है?
ये बिहार की दुर्दशा इसलिए है कि लोगों को 40 सांसदों का लालच है। हम लोग के लिए 40 सांसद ही हम लोग की दुर्गति का कारण बन गए। अफ्रीका में लोग बताते हैं कि जिस देश के पास जितना ज्यादा खनिज है वहां उतना लूटमार है, उतना ज्यादा गरीबी है, क्योंकि उसी खनिज को लूटने के लिए सब गलत काम किया जाता है। बिहार की वही दशा है। यहां से 40 सांसद जीत कर दिल्ली जाता है तो उस 40 सांसद के लालच में नेता और दल कुछ भी करने को तैयार हैं। आपने देखा वो दौर जब कांग्रेस ने इस पूरे राज्य को लालू जी के हवाले कर दिया। ऐसा नहीं कि कांग्रेस को मालूम नहीं था, दिल्ली में बैठे हुए लोगों को मालूम नहीं है कि वहीं बीजेपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि देश में किसी की अधिक संपत्ति है उसको गरीब को दिया जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन का कानून बनता है। इसमें किसी को हर्ज ही क्या है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, हमारे पास मुद्दा है। हम जनता में मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। जनता मालिक है, जनता तय करेगी। काम का बात कर रहा है। भाजपा और आरजेडी ये भी उतने ही बड़े पलटी मार है। अब भाजपा को आप देख लीजिए, अभी कुछ ही महीना जाति से जोड़ना सही नहीं ना। अभी जिसके पास ज्यादा संपत्ति पहले हुआ करता था तो वो सीलिंग एक्ट के तहत लोगों को ले लिया गया था, और ताकि सभी लोगों को वो बराबर का हिस्सेदारी हो। तो इसमें हर्ज क्या है? मतलब गरीब को मिले और किसी के पास ज्यादा चीज है तो उससे ले रहा है। उसमें कोई जाति तो देख के लिया नहीं गया था, किसी भी पर्टिकुलर एक जात को संपत्ति को लिया गया था। उसमें हर जाति धर्म के लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी जाति धर्म के था, जिनके पास भी था, उनसे लिया गया। और भविष्य में भी अगर ऐसी पॉलिसी बने जिनके पास अधिक संपत्ति हो और सभी जाति धर्म में से किसका भी अगर ज्यादा है तो उसका अगर कुछ ऐसा पॉलिसी बने तो उसमें हर्ज क्या है? गरीब के लिए, देश के लिए, सब लोग तो हम लोग देश में ही हैं। कोई लेके जाएगा क्या मरने के बाद? सब तो इसी जगह रहना है। और हमारे पास अगर ज्यादा है बेकार की बात करते हैं और कोई काम का बात कर रहा है। बीजेपी वाला लोग काम का बात कर ही नहीं सकता है। हम 5 लाख नौकरी दिए, मेरे निकलते पेपर लीक हो गया। 1 लाख बहाली बचा हुआ है उसमें, और 3 लाख बहालियां जो है हम प्रक्रियाधीन करके आए। क्यों नहीं दे रहा ये लोग नौकरी? एक नहीं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अब उनके ऊपर पलटवार किया है। तेजस्वी पर हमला बोलते हुए चिराग पासवान ने कहा कि इस बार वो सरप्राइज होंगे, रिजल्ट आने तो दीजिए। 2014 में जितना सरप्राइज नहीं हुए थे उससे ज्यादा 2019 में हुए थे, और 2019 आते आते तो पूरी तरीके से सरप्राइज होंगे। वहीं वोटिंग परसेंटेज पर कम होने की लेकर चिराग पासवान ने कहा कि महागठबंधन के वोटरों में कोई उत्साह नहीं है। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन में नेता है, नेतृत्व है, नीति है जो कि स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। 2014 में जितना सरप्राइज नहीं हुए थे उससे ज़्यादा 2019 में हुए थे, और 2024 आते आते तक तो पूरी तरीके से वो सरप्राइज होंगे, क्योंकि महागठबंधन के वोटर्स में कोई उत्साह नहीं है। किस बात का उत्साह होगा बताइए? एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन में नेता है, नेतृत्व है, नीति है जो कि स्पष्ट तौर से दिखती है, वहीं महागठबंधन या एनडीए अलायंस जो भी बोल लीजिए, इनका कैडर क्यों निकलेगा? पहले चरण में कांग्रेस का कोई नेता इनके लिए प्रचार करने नहीं गया, तो कांग्रेस का कैडर क्यों निकलेगा या वाम दलों का कैडर क्यों निकलेगा? और जिस तरीके से विरोधाभास इन्हीं के पार्टी के नेता एक दूसरे के सामने भिड़ रहे हैं, और जिस तरीके से राजद के नेता ये बोल रहे हैं कि उसको हराने के लिए एनडीए तक को वोट दे दीजिए, तो ऐसे में कम से कम महागठबंधन के किसी भी कैडर में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। जो भी एक्साइटमेंट है, जो भी वोटर निकल रहा है वो एनडीए का निकल रहा है, प्रधानमंत्री जी के नाम पर निकल रहा है, मुख्यमंत्री जी के उस पर निकल रहा है, एनडीए गठबंधन। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया के खिलाफ 228 आईपीसी पॉस्को एक्ट की धारा 23 और जेजे एक्ट की धारा 74 के तहत अलीराजपुर जिले में जोबट थाने में मामला दर्ज किया गया है। दोनों नेता अपने समर्थकों के साथ एक रेप पीड़िता के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। शिकायतकर्ता द्वारा दोनों नेताओं पर पीड़िता और उसके परिजनों की पहचान उजागर करने के आरोप लगाए गए हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। ज्ञात हो कि जोबट के समीप एक गांव में 11 साल की आदिवासी नाबालिग बच्ची के साथ 2 युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। जीतू पटवारी और डॉक्टर विक्रांत भूरिया कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं को लेकर पीड़ित के घर पहुंचे थे और उनसे मुलाकात कर उनके फोटो को घर के
उनके घर के फोटो को भी वायरल किया था। उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर जो भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और पीड़ित बालिका को बाल सुधार गृह में भेज दिया था। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर चुनावी दौरे में एफआईआर दर्ज होने से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। संगीता बघेल जो आवेदिका है उनके द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया और उनके द्वारा बताया गया कि जो जोगढ़ थाने में एक रेप का केस हुआ है, उस केस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष है जीतू पटवारी और क्रांत भूरिया, इनके द्वारा जो पीड़िता है उसकी पहचान को उजागर किया गया और उसकी पहचान सामने आई। इस कारण से पुलिस द्वारा उस आवेदन पत्र को सामने रखते हुए धारा 228A आईपीसी और 23 पॉस्को एक्ट और 74 वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान मुजफ्फरपुर में एनडीए में वैशाली लोजपा रामविलास प्रत्याशी वीणा देवी के लिए विशाल जनसभा को संबोधित करते नजर आए। क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने, आप भी सुने। 24 तक से इनके नेता लेकर आ रहे हैं इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर। जो संपत्ति आप लोग बनाते हैं, जो एक गरीब किसान एक छोटी मोटी जमीन अपने नाम पर करवाता है या कोई मजदूर एक संपत्ति अर्जित करता है या हमारी माताएं बहनें 2-2 रुपया जोड़ पाई जोड़कर जो जेवर आप लोग इकट्ठा करती है, अगर ये राजद कांग्रेस की सरकार आई तो उसका एक बड़ा हिस्सा ये लोग अपने कब्जे में करने की नियम ये लोग तैयार कर रहे हैं। इन लोगों की सोच है इनहेरिटेंस टैक्स के माध्यम से 55% की आप लोगों की संपत्ति ये लोग हड़पेंगे। आपकी जमीन हो, आपकी जायदाद हो, आपका जेवर गहना, जो भी आप लोग की संपत्ति है, आपके निधन के बाद जो संपत्ति आप लोग के बच्चों के पास जानी चाहिए थी, उसमें से 55% ये लोग अपनी सरकारी संपत्ति में उसको जोड़ेगा। वहीं इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने के सनसनीखेज मामले के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके प्रत्याशी को डराने के लिए पहले एक पुराने मामले में धारा 307 बढ़वाई गई और फिर रात भर उन्हें तरह तरीके की प्रताड़नाएं दी गई, जिससे परेशान होकर उन्होंने सोमवार को अपना फॉर्म वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि अब लड़ाई कांग्रेस की नहीं बल्कि वोटर की है, उनके पास वोट की ताकत बचेगी या नहीं। सूरत के बाद इंदौर के जरिए भाजपा जनता को यही संदेश देना चाहती है कि उसके वोट से अब देश नहीं चलेगा। 29 सीटें प्रदेश के अंदर इतने बदतर हालतें हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के घर में जो बहुत ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं, उनका कांग्रेस का प्रत्याशी ही अपना नामांकन वापस ले लेता है। ये कांग्रेस के इस प्रकार के हालात देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बने हैं। और मैंने जो सुना है कि उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज विश्वास व्यक्त करता हूं, तो ये कांग्रेस के हालात है। मध्य प्रदेश के अंदर 29 सीटें और देश के अंदर अब की बार 400 पार का नारा पूरा होगा। मोदी जी के नेतृत्व में देश तैयार है। वहीं लोकतंत्र के महापर्व में तीसरे चरण की तैयारियां जोरों पर हैं, जहां अपने अपने हिसाब से सभी पार्टियों की प्रत्याशी जोर आजमाइश कर रहे हैं। प्रमुख रूप से भाजपा और कांग्रेस यहां मुख्य रूप से प्रतिद्वंदी हैं। तृतीय चरण में सियासी पारा अब गर्म होता दिखाई दे रहा है। दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। वो जनता को अपनी ओर से खींचने का काम कर रहे हैं। देखना होगा कि 7 मई को किसकी किस्मत बुलंदियों को छूती है और सागर लोकसभा के मतदाताओं को कौन सा प्रत्याशी लुभाने में कामयाब होता है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।